मालवा नगर के महाराज हेमचंद्र को कोई संतान प्राप्त नहीं हुई थी। अंततः अनेक प्रार्थनाओं और अनुष्ठानों के पश्चात उनकी चौथी रानी महारानी पद्मिनी से एक पुत्र का जन्म हुआ। यह समाचार पूरे राज्य में उल्लास का कारण बन गया। राज्य में उत्सव मनाया जा रहा था, किंतु एक स्थान था जहां प्रसन्नता का अभाव था। महाराज की प्रथम 3 पत्नियां रानी सुलोचना, रानी मालती और रानी सुंदरी अब तक निस्संतान थीं, और इसलिए महारानी पद्मिनी तथा राजा की प्रसन्नता उनके लिए असहनीय हो गई। उन तीनों ने यह निर्णय किया कि नन्हे राजकुमार को अपने मार्ग से हटा देंगी, और इसके लिए एक धूर्त योजना बनाई। यह तीनों जानती थीं कि महाराज ज्योतिष विद्या पर अत्यधिक विश्वास करते हैं, और अवश्य ही वे अपने पुत्र की जन्म पत्रिका बनवाने के लिए दरबार के ज्योतिषाचार्य को बुलाएंगे। तीनों रानियों ने इस मौके का लाभ उठाने का विचार किया। उन्होंने राज विद्वान पंडित शंकर को बुलाया और उसे गहनों से भरा एक पात्र प्रस्तुत किया। इसके साथ उन्होंने प्रस्ताव रखा, यदि तुम हमारे लिए एक छोटा कार्य कर दो तो यह समस्त धन तुम्हारा हो सकता है। तुमसे राजकुमार की कुंडली बनवाएंगे तो तुम उसमें केवल अशुभ बातों का उल्लेख करना, ताकि महाराज उसे महल से बाहर फेंकवा दे। धन के प्रलोभन में आकर राज विद्वान पंडित शंकर ने उनकी बात मान ली। जब महाराज ने उसे दरबार में बुलाकर राजकुमार का भाग्य जानने की इच्छा प्रकट की, तो पंडित शंकर ने राजकुमार को देखा, जो अन्य बच्चों की अपेक्षा थोड़ा बड़ा और भार में भारी था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि किस प्रकार से वह राजकुमार के विषय में ऐसी बातें कहे कि महाराज उससे घृणा करने लगे। थोड़ी देर के बाद लालच में डूबे राज विद्वान की आंखों में एक धूर्त चमक आ गई। उसने कहा, महाराज, मैंने राजकुमार के भाग्य की पूरी तरह जांच की है, लेकिन दुर्भाग्यवश इसमें कोई भी शुभ समाचार नहीं है जिसे मैं आपको बता सकूं। राजा ने हैरानी से कहा, जो भी कहना चाहते हो बिना संकोच कहो। हमें राजकुमार के भविष्य के बारे में जानने की अत्यधिक उत्सुकता है। राज विद्वान ने एक चालाक मुस्कान के साथ कहा, महाराज, राजकुमार बड़ा होकर निश्चय ही बहादुर और शक्तिशाली बनेगा, लेकिन साथ ही वह अत्यधिक अहंकारी होगा। आप चाहे तो इसे गोद में उठाकर देख सकते हैं। यह है सामान्य बच्चों से बहुत बड़ा है। राजा ने बच्चे को अपनी गोद में उठाया और उन्हें राज विद्वान की बातें सच्ची लगने लगी। राजा ने अपने भीतर की हलचल को नियंत्रित करते हुए कहा, यह कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि बताने में तुम हिचकिचा रहे हो। राज विद्वान ने अपने शब्दों को और गंभीर बनाते हुए कहा, महाराज, असल बात तो अब आने वाली है। जैसे ही राजकुमार को अपनी शक्ति का आभास होगा, वह आपकी बात मानने से इनकार कर देगा। वह विद्रोही हो जाएगा। राजा चिंतित हो गए और आगे जानने के लिए पूछने लगे, इसका मतलब क्या है? राज विद्वान पंडित शंकर ने चालाकी से उत्तर दिया, हुजूर, राजकुमार सिंहासन के लालच में आपकी जान का दुश्मन बन जाएगा। उसने अपनी बात को रोका। राजा ने चिल्लाते हुए उसे रोका, बस अब चुप रहो, और तुरंत हुक्म जारी कर दिया, राजकुमार को फौरन मौत के घाट उतार दिया जाए। इतनी गंभीर स्थिति में पर्दे के पीछे से राजकुमार की मां महारानी पद्मिनी बाहर आई और राजा के चरणों में गिरकर बच्चे की जान की भीख मांगने लगी। राजा ने उनकी भावनाओं का ख्याल करते हुए राजकुमार को मारने का विचार त्याग दिया, लेकिन वो किसी भी सूरत में उसे राज्य में नहीं रखना चाहते थे। राजा ने सैनिकों को आदेश दिया, इस बच्चे को राज्य की सीमा के बाहर फेंक दिया जाए, जहां घने जंगल है। रानी ने रोते हुए कहा, महाराज, वहां खतरनाक जंगली जानवर रहते हैं। हमारा बच्चा वहां सुरक्षित नहीं रहेगा। राजा ने कठोर स्वर में उत्तर दिया, महारानी, हमने आपकी इच्छा का सम्मान करते हुए बच्चे की जान बख्श दी है, लेकिन उसे राज्य में नहीं रख सकते। बेबस रानी अपने आंसू पोंछती हुई अपने कक्ष में लौट गई। अगले दिन सुबह सुबह सैनिकों ने युवराज विक्रम को कपड़े में लपेटकर राज्य की सीमा से बाहर जंगल में एक पेड़ के नीचे छोड़ दिया। बच्चा काफी देर तक शांत पड़ा रहा, लेकिन भूख लगते ही वो जोर जोर से रोने लगा। पास से गुजर रहे एक चरवाहे गोपाल ने उसकी आवाज सुनी। वह अपनी भेड़ बकरियों को चराते हुए उस दिशा में बढ़ा, और जब उसने सुंदर से बच्चे को देखा तो उसे अपनी गोद में उठा लिया। भूख से तड़पते बच्चे को उसने बकरी का दूध पिलाया और फिर दोपहर में उसे अपने घर ले आया। चरवाहे की पत्नी कमला बच्चे को देखकर बहुत खुश हुई।
चरवाहे ने उसे पूरी कहानी सुनाई। पत्नी ने देखा कि बच्चे ने महंगे कपड़े पहने हुए हैं। उसने फौरन वे कीमती वस्त्र उतार दिए और साधारण कपड़े पहना दिए ताकि कोई शक न कर सके कि यह बच्चा उनका नहीं है। इसके बाद राजकुमार का लालन पालन चरवाहे के घर में ही होने लगा। सबसे पहले उसकी अद्वितीय शक्ति का आभास पालक माता कमला को हुआ। एक दिन वह राजकुमार को गोद में लेकर बैठी थी और बच्चा उनकी उंगलियों से खेल रहा था। अचानक उन्हें कोई काम याद आया और वह अपनी उंगलियां छुड़ाने का प्रयास करने लगी, परंतु छोटे से बच्चे की पकड़ इतनी मजबूत थी कि वह लाख कोशिशों के बाद भी अपनी उंगलियां छुड़ा नहीं सकी। अंततः बच्चा स्वयं ही उनका हाथ छोड़ देता है। जब उन्होंने इस घटना का वर्णन अपने पति से किया, पिता गोपाल बोले, भाग्यवान, ये बच्चा साधारण नहीं है, तुम्हें इसका विशेष ख्याल रखना होगा। साथ ही इसे सिखाते रहना कि क्रोध पर काबू पाना वीरों का काम होता है। पत्नी ने जवाब दिया, अभी यह छोटा है, जब बड़ा होगा तब समझा दूंगी। जैसे जैसे राजकुमार बड़ा होता गया, उसकी अपार शक्ति भी बढ़ती गई। एक बार जब एक सांप ने उस पर हमला किया तो उसने अपने जूते से सांप को कुचल दिया। एक और मौके पर जब एक भेड़िए ने बकरियों पर हमला किया तो उसने भेड़िए का मुंह फाड़कर बकरी को छुड़वा लिया। गांव के लड़के उसे लंबू कहकर चिढ़ाते थे, लेकिन वो शांत रहता क्योंकि उसकी मां ने उसे सिखाया था कि गुस्से पर नियंत्रण रखना चाहिए। एक दिन वो घर आया तो उसके साथ दो अनजान यात्री भी थे, जिनका नाम रणवीर और विक्रम था। वे दोनों लंबी कदकाठी के बलिष्ठ योद्धा लग रहे थे और उनके पास तलवारें भी थीं, जिससे यह स्पष्ट होता था कि वे तलवारबाजी में निपुण होंगे। उनकी खातिरदारी की गई और जब वे विदा होने लगे तो उन्होंने चरवाहे से कहा, तुम्हारा बेटा बेहद खास है। ये एक अनमोल हीरे जैसा है जिसे तराशा जाना चाहिए। यदि तुम हमें इसकी शिक्षा देने की अनुमति दो तो हम इसे युद्ध कला में माहिर बना देंगे और यह है राजा की सेना में ऊंचा पद प्राप्त करेगा। चरवाहे को उनकी बात जंची और उन्होंने अनुमति दे दी। कुछ दिनों तक वे यात्री वही रहे और राजकुमार को तलवारबाजी, घुड़सवारी और युद्ध की अन्य कलाएं सिखाई। राजकुमार ने कम समय में ही ये सब कुशलता से सीख लिया। जब वे जाने का निर्णय करने लगे तो चरवाहा और उसकी पत्नी ने भी अपने बेटे को उनके साथ जाने की इजाजत दे दी, क्योंकि वे भी चाहते थे कि उनका बेटा बड़ा आदमी बने। तीनों घोड़ों पर सवार होकर अपने सफर पर निकल पड़े और थोड़ी ही दूरी पर उन्होंने राज्य की सीमा पार कर ली। दोपहर का वक्त हो चुका था और उन तीनों ने थोड़ी देर आराम करने का निर्णय लिया। जिस जगह पर उन्होंने घोड़े रोके वह एक बेहद खूबसूरत बगीचा था, जहां राजा का महल बनने की प्रक्रिया चल रही थी। बगीचे में विविध किस्मों के पेड़ पौधे और फूल लहलहा रहे थे, लेकिन तीनों इस बात से अनजान थे कि यह है शाही बगीचा है। उन्होंने पेड़ों की छाव में घोड़ों को बांधा और सुखद नींद में खो गए। उसी समय राजा अपने महल के निर्माण कार्य का जायजा लेने उस दिशा में आए। सिपाही भी थे। जब राजा बगीचे के उस हिस्से में पहुंचे जहां तीनों मुसाफिर सो रहे थे, उन्हें बेहद क्रोध आया। उन्हें यह नागवार गुजरा कि बिना इजाजत के यह तीन साधारण यात्री कैसे उनके शाही बगीचे में घुस आए। उन्होंने तुरंत अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इन घुसपैठियों को पीटकर यहां से बाहर निकाल दिया जाए। सिपाही गरजते हुए उनके पास पहुंचे और उन्हें जगाया। जब वे जागे तो खुद को सिपाहियों से घिरा पाया। मुसाफिरों ने तुरंत अपने हथियार उठा लिए और सिपाहियों से भिड़ने की चुनौती दी। सिपाही बोले, हमसे मुकाबला करना बेकार है। हम तुम्हें गिरफ्तार करके राजा के समक्ष ले जाएंगे। यही तुम्हारे हित में है, अन्यथा जान से हाथ धो बैठोगे। इस पर उनमें से एक मुसाफिर रणवीर बोला, तुम्हारा सामना करके देख लो। मैं एक समय में 5 का और मेरा साथी 10 लोगों का सिर धड़ से अलग कर सकता है, लेकिन हमारे तीसरे साथी की बात तो मत ही करो। वो अकेले 50 को एक साथ चीर सकता है। इतना कहकर वे सिपाहियों पर टूट पड़े। राजा के कई सिपाही मारे गए और जो बचे वे जान बचाकर भागे। डर कर भागे सैनिक राजा के पास जाकर बोले, महाराज, वे तीनों कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वे बेहद वीर योद्धा जान पड़ते हैं। उन पर नियंत्रण पाने के लिए हमें पूरी सेना लानी पड़ेगी। यह सुनकर राजा खुद ही घोड़े से उतरकर उनके पास आए। राजा को अपनी ओर आता देख तीनों ने अपने हथियार नीचे कर दिए। राजा करीब जाकर बोले, तुम तीनों कौन हो और यहां क्यों आए हो? हमने
तुम्हारी बहादुरी देखी है। सचमुच तुम विलक्षण योद्धा हो। इसके बाद राजा ने राजकुमार विक्रम की ओर देखकर कहा, खास तौर पर तुमने तो एक ही झटके में हमारे कई सैनिकों को ढेर कर दिया। हम तुम्हारे जैसे वीरों का मान करते हैं। अपना परिचय दो, तुम कौन हो? तब वे दोनों मुसाफिर बोले, महाराज, हम तो आपके पड़ोसी राज्य के सैनिक हैं और रिश्तेदारों से मिलने यहां आए थे। लेकिन ये युवक जो आपके सामने खड़ा है असाधारण रूप से शक्तिशाली है और काम की तलाश में है। हमारा सुझाव है कि आप इसे अपनी सेना में भर्ती कर लें। यह आपके लिए बेहद लाभकारी सिद्ध होगा। तब से राजा उन तीनों को अपने महल में लाने के बाद उन्होंने तुरंत अपने गुप्तचरों को आदेश दिया कि उन दोनों मुसाफिरों की कही हुई बातों की सच्चाई का पता लगाएं। गुप्तचरों की जांच से यह पुष्टि हुई कि मुसाफिरों की बातें सत्य थीं। संतुष्ट होकर राजा ने राजकुमार को अपनी सेना में सेनापति के पद पर नियुक्त कर लिया और बाकी दोनों मुसाफिरों को ढेरों उपहार देकर विदा किया। अब राजकुमार विक्रम एक सेनापति के रूप में राजा की सेना में सम्मिलित हो चुका था। युद्धों में अद्वितीय विजय प्राप्त की, जिससे राजा बहुत प्रभावित हुए। एक दिन राजा ने ऐलान किया कि वो अपनी इकलौती बेटी राजकुमारी अनन्या का विवाह सेनापति विक्रम के साथ करेंगे। विवाह की तैयारियां धूमधाम से आरंभ हो गई। इस विशेष अवसर के लिए राजा ने राजकुमार के बचपन के संरक्षकों यानी पालक पिता गोपाल और उनकी पत्नी कमला को महल में बुलाया। उन्हें महल में समुचित सम्मान दिया गया और राजा ने उनका विशेष सत्कार किया। इस अप्रत्याशित सम्मान से चरवाहा और उसकी पत्नी खुश और हैरान दोनों थे। जब उन्हें यह ज्ञात हुआ कि उनके द्वारा पाला गया युवक राजकुमारी से विवाह करने जा रहा है, तो चरवाहे की पत्नी ने अपने पति से कहा, हमें महाराज को सच्चाई बता देनी चाहिए। कहीं ऐसा न हो कि राजकुमारी को बाद में सच्चाई का पता चले और वो हमारे बेटे की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाए। इसके बाद चरवाहे ने गांव से राजकुमार के बचपन के वे वस्त्र मंगवाए जिन्हें वो उस समय पहने हुए था जब वे उसे मिले थे। वे कपड़े लेकर चरवाहा और उसकी पत्नी राजा के समक्ष पहुंचे और उन्होंने राजा को पूरी सच्चाई बताई। उन्होंने कहा, महाराज, आप अपना दामाद बनाने जा रहे हैं, वह वास्तव में हमारा बेटा नहीं है। और इसके साथ ही उन्होंने राजकुमार के बचपन के वस्त्र राजा को दिखाए। राजा ने उन वस्त्रों को देखते हुए कहा, ये साधारण वस्त्र नहीं है, ये बालक निसंदेह किसी उच्च कुल का वंशज है। मैं विवाह के अवसर पर सभी पड़ोसी राजाओं को आमंत्रित करूंगा और इन वस्त्रों को महल में एक पुतले पर सजाकर रखूंगा। ये सुनकर चरवाहे और उसकी पत्नी ने राजा से निवेदन किया कि अब उन्हें महल से विदा कर दिया जाए। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सत्य है कि वह तुम्हारा जैविक पुत्र नहीं है, परंतु तुमने ही उसे बालपन से बड़ा किया है। वह तो तुम्हें ही अपने माता पिता मानता है, इसलिए उसे इस सच्चाई का पता ना चले और तुम स्वयं को मेरे परिवार का ही एक सदस्य समझो। दोनों पति पत्नी ने राजा का आभार व्यक्त किया और महल के उस हिस्से में चले गए जहां उनके ठहरने की व्यवस्था की गई थी। विवाह का दिन आया जिसमें आसपास के सभी राजा महाराजा और उनकी पत्नियां आमंत्रित थीं। मेहमानों में राजकुमार के वास्तविक माता पिता महाराज हेमचंद्र और महारानी पद्मिनी भी उपस्थित थे और दूर दूर से नट, बाजीगर और नर्तक बुलाए गए थे जिन्होंने इस उत्सव में 4 चांद लगा दिए। शाही विवाह उत्सव के पश्चात सभी अतिथियों को भव्य दावत के लिए आमंत्रित किया गया। जैसे ही लोग भोजन के लिए इकट्ठा हुए, राजकुमार की असली मां महारानी पद्मिनी की नजर उस पुतले पर पड़ी जिसे राजकुमार के बचपन के वस्त्र पहनाए गए थे। उन कपड़ों को देखकर रानी की आंखों से आंसू बहने लगे। वह तुरंत उस पुतले की ओर दौड़ी और उसके कपड़े उतारकर उस कमीज को पलटकर देखा। उसकी आस्तीन पर 2 सिरों वाले शेर का प्रतीक बना हुआ था, जिसे देखकर रानी अवाक रह गई। वह भागते हुए राजा के पास पहुंची और पूछा, ये वस्त्र आपको कहां से मिले? ये तो मेरे बेटे के ही कपड़े हैं। राजा ने तुरंत चरवाहे और उनकी पत्नी को रानी से मिलवाया। तब चरवाहे ने रानी को विस्तार से बताया कि कैसे उन्हें राजकुमार जंगल में मिला था और उन्होंने उसे अपनी संतान की तरह पाल पोस कर बड़ा किया। अब तक राजकुमार और वहां उपस्थित सभी मेहमानों को यह सत्य ज्ञात हो चुका था कि चरवाहा और उसकी पत्नी राजकुमार के असली माता पिता नहीं थे। दोनों पति पत्नी भावुक होकर अश्रुपूरित नेत्रों से राजकुमार की ओर निहारने लगे। यह सारा घटनाक्रम सुनने के बाद
राजकुमार कुछ क्षणों के लिए मौन रहा। फिर उसने धीरे से कहा, मैं यह जानना चाहता हूं कि मैं महल से जंगल तक कैसे पहुंचा। मुझे इस पूरे रहस्य से पर्दा उठाकर स्पष्ट रूप से बताया जाए। राजकुमार के असली पिता महाराज हेमचंद्र मौन खड़े रहे। तब राजकुमार ने कहा, जब तक मुझे पूरी सच्चाई नहीं बताई जाएगी, मैं आपको अपने असली माता पिता के रूप में स्वीकार नहीं करूंगा। उनके असली पिता ने सिर झुकाते हुए कहा, महारानी पद्मिनी, तुम ही बताओ, मुझमें तो अपने अपराध को स्वीकार करने का साहस नहीं है। महारानी पद्मिनी ने भारी मन और धीमी आवाज में अपने बेटे को समस्त कथा सुना दी। सुनकर राजकुमार अपने पिता की कठोरता और स्वार्थी निर्णय से अत्यंत दुखी हुआ। उसने अपनी मां को गले लगाया और भावुक होकर रोने लगा। लेकिन जब राजा हेमचंद्र ने उसे अपने आलिंगन में लेने की कोशिश की, तो राजकुमार पीछे हट गया और बोला, नहीं महाराज, मैं आपका पुत्र नहीं हूं। मैं अपनी मां को दोषी नहीं मानता, क्योंकि आपने उन्हें विवश किया था, लेकिन मैं आपको क्षमा नहीं कर सकता। राजा ने निराश स्वर में कहा, तुम सही कहते हो पुत्र। ज्योतिषियों की भविष्यवाणी पर आंख मूंद कर विश्वास करना मेरी भूल थी। मुझे अपने पुत्र के भाग्य के बारे में जानने के बजाय परमात्मा से प्रार्थना करनी चाहिए थी। मैं केवल ईश्वर से क्षमा मांग सकता हूं, क्योंकि तुमसे अधिक मैं उस सर्वशक्तिमान का अपराधी हूं। इसके बाद राजा ने रानी की ओर देखते हुए कहा, महारानी पद्मिनी, तुमने समय रहते मुझे अपने निर्दोष पुत्र की हत्या करने से रोक लिया। तुमने मुझे एक बड़े अपराध से बचा लिया, और इसके लिए मैं हमेशा तुम्हारा ऊनी रहूंगा। राजा ने अपने पुत्र को फिर से निहारते हुए कहा, पुत्र, आज तुम्हें जीवित देखकर मेरा हृदय आभार से भर उठा है। मैं ईश्वर का धन्यवाद करता हूं कि उसने तुम्हें पुनः मुझसे मिलवाया। चाहे तुम मुझे क्षमा करो या न करो, लेकिन मेरी मृत्यु के बाद कृपया राज्य का भार संभाल लेना। ये तुम मेरे लिए नहीं, बल्कि राज्य और उसकी प्रजा के कल्याण के लिए करना। राजा के इन शब्दों ने वहां उपस्थित सभी को भावुक कर दिया। दूसरी ओर पालक पिता गोपाल, जो ये सब देख रहे थे, अपने आंसू रोकते हुए अपने बेटे से बोले, बेटा, अपने पिता को माफ कर दो। राजकुमार का हृदय पहले से ही भारी हो चुका था और उसकी आंखों में आंसू उमड़ आए थे। बिना कुछ कहे सुने वो राजा के गले लग गया। राजा की आंखों में भी खुशी के आंसू छलक उठे। वहां उपस्थित सारे अतिथि पिता पुत्र के इस मिलन को देखकर अत्यंत प्रसन्न हो गए। कुछ क्षणों के लिए वहां एक सन्नाटा छा गया और फिर राजकुमारी के पिता ने सभी मेहमानों से कहा, आज का दिन अपार खुशियों का है, आप सभी भोजन का आनंद लें। इसके बाद धूमधाम के साथ राजकुमार विक्रम और राजकुमारी अनन्या का विवाह संपन्न हुआ। राजकुमार अपनी नवविवाहिता राजकुमारी को लेकर अपने असली माता पिता के साथ रहने लगा, परंतु उसने अपने पालन पोषण करने वाले माता पिता को कभी नहीं भुलाया। उसने महल के समीप ही एक भव्य महल का निर्माण करवाया, जहां गोपाल और कमला को रहने की व्यवस्था की गई। इस प्रकार वे सभी सुखी और संतोषजनक जीवन जीने लगे। कहानी का सार ये कहानी हमें बताती है कि किसी के कहने पर या अधूरी जानकारी पर आधारित डर से लिया गया निर्णय कितना हानिकारक हो सकता है। राजा का कर्तव्य था कि वह अपने पुत्र पर विश्वास करे, न कि केवल ज्योतिष की अशुभ भविष्यवाणी पर, और ये भी कि प्रेम और ममत्व ही वह नींव है जिन पर सबसे मजबूत रिश्ते बनते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो कृपया हमारे चैनल दर्पण को सब्सक्राइब कर लें और इस कहानी को लाइक और शेयर करें। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, जो हमारी प्रस्तुति को बेहतर करने में सहायक होगा। राधे राधे।